अब देखिए एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, चूँकि अब ये आपके लिए नई नई चीज़ है बिल्कुल, तो भूत लग रही है बिल्कुल। अरे दादा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक भी प्रोग्रेशन भी, ज़रा इतना लंबा नाम चैप्टर का, तो बहुत इजी चीज़ है। लेकिन जब बड़े क्लास में जाएंगे तो ये चीज़ बिल्कुल इजी होगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है। एक्चुअली एपी मेरा नाम भी है, एपी से ही चैप्टर स्टार्ट होता है। जब हम बड़े क्लास में पढ़ाई शुरू करते हैं तो एपी से ही शुरू करते हैं। तो हम जब क्लास लेते हैं तो हम कहते हैं आई एम एपी एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपी। जैसे पूजा पाठ में गणेश जी पूज्य होते हैं, वैसे मैथमेटिक्स में एपी से ही स्टार्ट होती कोई चीज़। ठीक है, वो अलग की बात, हर जगह एपी ही स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई नंबर्स जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, और क्यों। तो क्यों के लिए क्या ज़रूरी है कि हर दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो ज़रा इसका पहला पार्ट पढ़ लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 for first kilometer and 8 for additional kilometer, 8 for each additional kilometer। क्या मतलब हुआ। ये कह रहे हैं कि भाई टैक्सी का जो फेयर है वो पर किलोमीटर 15 रुपये है। भाई जैसे आपने कहा कि भाई टैक्सी में जाना है, उसने कहा भाई हर किलोमीटर में 8 रुपये हम आपसे लेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, बैठे हो, बोले उतार दो। अच्छा, उसने कहा 1 किलोमीटर का 8 रुपया लेंगे। तो आपने कहा आप 1 किलोमीटर पहले उतर गए, बोले 1 किलोमीटर तो आए नहीं। तो एक मिनिमम फेयर होता है ना, तो उन्होंने कहा 15 रुपये तो हम लेंगे। यानी आप जब फर्स्ट किलोमीटर चलेंगे तो फर्स्ट किलोमीटर कितना फेयर होगा, 15 रुपये। आगे हर किलोमीटर में वो 8 रुपये एक्स्ट्रा आपसे ले रहे हैं। तो सेकेंड किलोमीटर में कितना लेंगे, 15 + 8 यानी कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जोड़ लेना अपने हिसाब से। फिर 8 रुपया जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो ये आपका फेयर बनेगा। फर्स्ट किलोमीटर 15, सेकेंड किलोमीटर 2 किलोमीटर आओगे तो 23 देना पड़ेगा, 3 किलोमीटर में 31, 39, इस प्रकार देना पड़ेगा। ये तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से नोट किया। आप बोले ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, यानी 23 में से 15 माइनस करो तो 8 आएगा। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करो, यानी कि 31 में से 23 माइनस करो, 8 आएगा। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करो, यानी कि 39 में से 31 माइनस करो, 8 आएगा। तो आप लिखेंगे एज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन इक्वल टू 8। सो इट इज़ इन AP। इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी ये समांतर श्रेणी में है, ये बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, वहाँ पर वहाँ तो दिखता है, देखो नंबर तो दिए हुए हैं, का है नहीं क्या AP में, ना हो तो तुम चेक कर। ऐसा थोड़ी होता है कि बहस करोगे, आपको ये बताना पड़ेगा। तो ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। उन्होंने कहा ना कि अगर है तो क्यों है, तो वो जानना चाहते हैं कि आप इस रूल को जानते हो कि नहीं जानते हो। बुक में आपके T1 T2 को A1 A2 लिखा गया है, हमारी आदत नहीं है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 निकाल देता है। क्या मतलब है, देखो अगर मैं मान लूँ कि बेलन, इस बेलन का सिलेंडर है, यहाँ पर जो इनिशियल वॉल्यूम है, जो प्रारंभिक वॉल्यूम है वो V है। ठीक है, तो कहने में बची हुई मात्रा का तो निकालता है ना। तो फर्स्ट टाइम में, यानी ये आपका इनिशियल फर्स्ट टर्म हो गया। अब फर्स्ट टाइम में रिमूव्ड एयर कितनी होगी, निकाली गई हवा कितनी होगी, रिमूव्ड एयर। वो कह रहा है जो बची हुई मात्रा जो है, अभी तो बची क्या, अभी तो पूरी भरी है ना, उसका V/4 उसने निकाल दिया। तो बचेगी कितनी हवा, रिमेनिंग एयर कितनी होगी, रिमेनिंग एयर
v थी ना पहले, और v बाई 4 निकाल दी तो कितनी बचेगी 3v बाई 4। यानी कि पहला टर्म आपका हो गया ये v और दूसरा हो गया आपका 3v बाई 4। नहीं समझे? इंग्लिश आती है आपको? क्या कह रहा है इंग्लिश में? वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when vacuum pump removed 1/4 of the fourth of the air remaining in the cylinder at a time। यानी जितनी आपको उस सिलेंडर में अमाउंट ऑफ एयर निकालनी है, लिखनी है, जबकि हर बार वो क्या करता है, जो बची हुई एयर होता है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है, और हमको रिमेनिंग निकालनी है, कितनी सिलेंडर में बची हुई हवा है। तो पहले हवा कितनी थी v, कितनी निकाल दी गई, उसका 1/4, तो बची कितनी, इसमें से माइनस करोगे ना, इतनी बच गई। अब कितनी निकालेगा वो, जो बची हुई उसका 1/4 निकालेंगे ना। तो सेकंड में क्या करेंगे, रिमूव्ड एयर कितनी होगी, रिमूव्ड एयर जितनी है 3v बाई 4, इसका 1/4 निकालेगा ना, यानी कितना रिमूव वाली बात हो रही है, यानी 3v बाई 16। लेकिन आपको रिमूव्ड एयर नहीं निकालनी है, आपको जो बची हुई एयर है वो निकली है। तो रिमेनिंग एयर कितनी हो जाएगी, रिमेनिंग एयर तो पहले कितनी थी, इतनी थी ना, 3v बाई 4 थी ना, और निकली कितनी 3v बाई 16। तो 16 ले लीजिए एलसीएम और 3v ले लिए कॉमन, तो 4 चौक 16 -1, यानी क्या जाएगा आपका 3v बाई 16 इंटू 3, यानी कि 9v बाई 16। यानी इसको हम चाहें, ये लिखा है 3/4 इंटू वी, और ये लिखा है 3/4 का होल स्क्वायर इंटू वी, लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो अगर हम, ये आपका सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया, पहले इतनी थी, सेकेंड टर्म में इतनी बची, थर्ड बार में इतनी बची। तो अगर हम इसका सीक्वेंस लिखें, सीक्वेंस तो है ये, तो वो आ जाएगी v 3v बाई 4 और 9v बाई 16 एंड सो ऑन। 3 से ही काम चल जाएगा। इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, दोनों इक्वल नहीं आएंगे, आएंगे। तुमको दिख रहा है इसमें कुछ ऐड करके बनाया गया है, ये जो इसमें जो ऐड किया गया है उसी में ये ऐड किया गया है क्या। अगर हम T2 माइनस T1 करेंगे, मतलब 3v बाई 4 में से v माइनस करेंगे तो माइनस वैल्यू आ जाएगी ना, ये इसमें से माइनस कर रहे हो ना भाई, माइनस में आनी है क्योंकि एयर रिड्यूस होनी है। तो जब एलसीएम लोगे तो माइनस v बाई 4 आएगा ना, नहीं आएगा। और जब आप T3 में से T2 माइनस कर रहे हो, मतलब 9v बाई 16 में से 3v बाई 4 कर रहे हो, 16 एलसीएम हो जाएगा, 9v माइनस 4 चौक 16, 4 3 12v, यानी माइनस का 9 3 बार 3v बाई 16। तो क्या दोनों सेम आ रहे हैं? तो आप लिखेंगे T2 माइनस T1 इज़ नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, सो इट इज़ नॉट इन AP। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई? नोट करिए इसको।
देखिए फर्स्ट का थर्ड क्या कर रहा है, लिखा है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। मतलब हर मीटर जो कुआं खोदा जा रहा है उसकी कीमत लिखनी है आपको हर मीटर के लिए, और जो कीमत आएगी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी नहीं होगी ये आपको करना है, ठीक है। तो करें कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। मतलब प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखो ध्यान से, यानी जब फर्स्ट मीटर हम डिगिंग किया, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर डिगिंग द वेल, मतलब पहले मीटर में कुएं की खुदाई की कीमत कितनी ली गई आपसे 150, यानी पहला टर्म हो गया ये जाकर के, ये फर्स्ट टर्म हो गया। कॉस्ट ऑफ सेकेंड मीटर जब किया गया तो कहा गया भाई जितने थी उससे 50 बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया 200 हो गया, यानी ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। कॉस्ट ऑफ थर्ड मीटर जब किया गया तो कितना हो गया 250 हो गया, ये आपका थर्ड टर्म हो गया। कॉस्ट ऑफ फोर्थ मीटर हो गया, कितना हो गया ये 300 हो गया, ये फोर्थ मीटर हो गया। इसी प्रकार से आगे आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इनकी कॉस्ट को ऑर्डर से लिखें तो 150 पहला मीटर, फिर 200 सेकेंड मीटर, फिर 250 थर्ड मीटर, फिर 300 फोर्थ मीटर, इस प्रकार से होगा। तो ये एपी में है कि नहीं है, तो हाँ लिखने से काम चल जाएगा। तो आप लिखेंगे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे 50 आएगा, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे 50 आएगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे 50 आएगा। कम से कम 2-3 टर्म तो दिखाने पड़ेंगे ना। तो आप लिखेंगे कि एज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 50। सो वैल्यू क्या आएगी उससे हमको मतलब नहीं है, दे आर इक्वल, सो इट इज़ इन एपी, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। समझ में आई बात। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कहीं क्या रहा है, टफ नहीं है, आपकी लेवल में तो नहीं है, इंटर में भी नहीं है। इंटर जाते आते स्टूडेंट का ब्रेन थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, क्यों, ज़्यादा समय वो हाई होलो में बिताता है। फोर्थ पार्ट देखिए क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। मतलब अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर लिखना है आपको, हर साल जो अमाउंट है वो लिखना है आपको, और वो अमाउंट लिख के बताना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, ठीक है। व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई। क्या मतलब हुआ, देखिए आपने जो, अब आपने अमाउंट और वाला फार्मूला पढ़े होंगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, मिश्रधन और मूलधन, ये वर्ड होते हैं हिंदी में। देखो यहाँ जो प्रिंसिपल है वो कितना रुपये जमा कराया गया है 10,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% प्रतिवर्ष पर एनम। रेट अगर क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है तो फार्मूला बदल जाता है, ठीक है। तो हमको अमाउंट निकालना है, अमाउंट मतलब एक साल बाद कितना पैसा होगा। तो फॉर फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितना होगा एक साल में, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू पावर n होता है फार्मूला, मालूम नहीं मालूम, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम हो और समय ईयर में लिखा हो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो समय डबल करना पड़ता है, क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयरली हो जाती हैं। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 10,000, ठीक है, और 1 प्लस रेट हो गया 8/100 टू पावर, क्या लिख रहा हूँ, ये पहले साल के लास्ट में आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है। दूसरे साल की बात करेंगे फॉर सेकेंड ईयर नहीं 2 ईयर्स, सेकेंड ईयर अलग बात हुई। अगर मैं फॉर सेकेंड ईयर बोलूँगा
तो भी दूसरे साल की बात केवल मैं कर रहा हूँ, दूसरे साल मतलब केवल उस एक साल की बात कर रहा हूँ। तो 2 साल अगर निकालना हो, बात वही मैं कह वही रहा हूँ, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 टू पावर 2 हो जाएगा फॉर 3 ईयर्स। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 10,000 1 + 8/100 टू पावर 3 हो जाएगा। यानी आपके जो अमाउंट्स होंगे वो कितने होंगे 10,000 1 + 8/100 टू पावर 1। 2 साल का अगर करेंगे तो 10,000, मतलब आपने 1 साल के लिए जमा किया, ये पैसा मिल गया आपको। अगर 2 साल तक जमा रहेगा तो ये पैसा आपको मिलेगा। 1 + 8/100 टू पावर 2 होगा, ये 10,000 1 + 8/100 टू पावर 3 होगा। साफ साफ दिख रहा है कि T2 - T1 करेंगे और T3 - T2 करेंगे, दोनों इक्वल नहीं आने वाले हैं, क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, पावर चढ़ी जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुआ करती है। फिलहाल अब ये नहीं लिखेंगे कौन सी होती है, आपसे ये कहा गया अर्थमेटिक होती कि नहीं होती है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये नहीं होगी। समझ में आई बात? तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया।